बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। नाज़रीन कराम, मैं मोहसिन शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के साथ मुरीदके के अंदर जो जुल्म किया गया, जो सफाकियत और जो जबर की दास्तान रकम की गई वहाँ पर, वो पूरा पाकिस्तान उसको देख रहा है। पिछले एक दो दिन से सारी एक एक करके जो वीडियोज़ मुख्तलिफ़ किस्म की आ रही हैं, कभी आपको जली हुई लाशें मिलती हैं, कभी आपको सड़कों पर पड़ी, गलियों में पड़ी लाशें मिलती हैं। तो वो सारा मंजरनामा पूरा पाकिस्तान देख चुका है कि जो जुल्म और बर्बरियत वहाँ पर रकम की गई है, उससे कोई भी पाकिस्तानी बेखबर नहीं है, मेरा ख्याल है। लेकिन इस सब के बावजूद आज आपको इस व्लॉग के अंदर मैं पूरी सूरत हाल से आगाह करने जा रहा हूँ। और इस टाइम हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनकी कोई खबर नहीं है। यानी कि उस मार्च के अंदर जब हाफिज साद रिजवी साहब आखिरी लम्हात के अंदर जब ऐलान कर रहे थे, जब स्पीकर पर बात कर रहे थे कि रुक जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें रसूल का वास्ता, जो वो वास्ते दे के रोक रहे थे और उनको याद करवा रहे थे, हम तुम्हारे मुसलमान भाई हैं, हम पे गोलियां मत चलाओ, वापस चले जाओ। वो आखिरी वीडियो थी जिसमें हाफिज साद साहब को दुनिया ने या उनके करीबी लोगों ने, यहाँ तक के फोर्सेज ने और एजेंसीज ने देखा। उसके बाद से अब तक साद रिजवी साहब की कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ पर गए। अब कुछ चहमगोइयाँ ये भी थी कि साद रिजवी साहब को फायर लगा, गोली लगी है। अब जब एक वीडियो तो मंजरेआम पर आई कि वो खड़े अचानक गिर जाते हैं और फिर उनको उठाया जाता है यहाँ तक, उसके बाद उठाकर नीचे उतारा जाता है, कहाँ ले जाया जाता है या कौन लेकर जाता है, इसकी किसी को कोई खबर नहीं है। गोली लगी नहीं लगी ये भी बहस सोशल मीडिया पे चल रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं के अगर हम अकाउंट्स देखें या इस हवाले से सोशल मीडिया पे चलती हुई खबरों को देखें, तो जो बड़ी तादाद है उसके मुताबिक तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब हैं, उनको फायर लगा है। किसी ने कहा जी एक फायर लगा है, कोई ये खबरें चला रहा है कि 3 फायर लगे, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी तक। लेकिन जब से उनको फायर लगा या वो खुद ब खुद बेहोश हो गए फायर लगे बगैर, इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। उसके बाद वो कहाँ पर गए, इस वक्त कहाँ पर, इसकी कोई खबर किसी के पास नहीं है। लेकिन आज इस हवाले से कुछ इतलात मौसूल हो रही हैं, वो आप तक पहुँचानी है। उससे पहले आपको मैं एक मुकम्मल मंजरनामा दिखाना चाहता हूँ कि ये सूरत हाल पेश क्यों आई, इसकी इब्तदा कैसे हुई और ये सारी कहानी कैसे बनी, कि ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची। उससे पहले एक दो दिन की पिछली कार्रवाई है जो आप तक पहुँचानी है। नगम इस हवाले से कुछ इस तरह है कि अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी तारीख बताऊं कि ये वाक़या जो पेश आया, इसके पीछे क्या मामला था, ये निकले क्यों और किस वजह से निकले और क्या वजह बनी। तो इस वाले से नाज़रीन कराम, पहले तो तहरीक लब्बैक ने एक ऐलान किया था। उन्होंने ऐलान ये किया था कि हम लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च के नाम से उन्होंने इसका नाम दिया कि हम मार्च करेंगे और हम निकलेंगे फैज़ाबाद से लेकर अमेरिकन एम्बेसी तक जाएंगे इस्लामाबाद में, और ये 3 घंटे का टोटल मार्च होगा। तो इस हवाले से आपको मैं अगर मैं इतला देता चलूँ तो जमात इस्लामी ने भी इस हवाले से लाहौर में एहतजाज किया और भी मजहबी जमातों ने एहतजाज किया जब ट्रंप के 20 नुकाती एजेंडे के ऊपर जो गज़ा प्लान था उसके ऊपर जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साइन करके आए, तो जब वो वापस आए थे, जब तक हमास ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, उस टाइम तक पाकिस्तान की तकरीबन सारी मजहबी जमातें फजलुर रहमान साहब समेत सब इस पर एहतजाज भी कर चुकी, सब ने ऐलान भी किए और जमात इस्लामी ने बाकायदा मार्च भी किया। उसके बाद जब तहरीक लब्बैक ने इस मार्च का ऐलान किया तो अचानक क्या होता है कि अभी उनके मार्च को 2 दिन बाकी हैं। उससे पहले ही उनके मरकज़ रहमतुल्लाह आलमीन जो समनाबाद के करीब जो की लोकेशन दी जो तहरीक लब्बैक का मरकज़ है मुल्तान रोड यतीम खाना, वहाँ पर अचानक क्रैकडाउन किया जाता है। पुलिस के कुछ अहलकार वहाँ पर जाते हैं मुसल्ला और वहाँ पर जाकर फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में 3 नाज़रीन कराम उनके कारकुनान शहीद हो जाते हैं। जब 3 कारकुनान शहीद होते हैं तो उसके बाद फिर साद रिजवी साहब कहते हैं जी नेक्स्ट लय अमल का मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ऐलान करूँगा। फिर साद रिजवी साहब ने अपने शायद शूरा के साथ मशवरा किया होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। ज़ाहिर है अब उनके घर में घुस के उनके 3 बंदे मार दिए गए, वो भी इस वजह से कि अभी तक उन्होंने मार्च किया भी नहीं, सिर्फ ऐलान किया। तो इतनी छोटी जमात तो वो भी नहीं है कि चुप करके बैठ जाए। उन्होंने लाखों में पाकिस्तान में वोट हासिल किए हैं, वो अक्सरियत पाकिस्तान की चौथी अक्सरियत वोट लेने वाली जमात है, और उनके घर में घुस के उनको मारा जाएगा तो वो कुछ तो रिस्पॉन्स देंगे ना। और उनके जो कारकुनान शहीद हुए थे उनकी फैमिलीज को भी उन्होंने जवाब देना है। तो शायद इसी वजह से साद रिजवी साहब ने ऐलान किया कि अब हम लाहौर से निकलेंगे, हम लाहौर से इस्लामाबाद तक जाएंगे और हम अमेरिकन एम्बेसी तक जाके जो है वो इसका एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे कि ये अमेरिका ने ज़्यादती की है, गज़ा पर कब्जा करने की कोशिश की है, और पाकिस्तान के जो इस वक्त हुक्मरान हैं, जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, इन्होंने ज़्यादती की है, ट्रंप के साथ मिलकर इन्होंने फ़लस्तीनियों का खून बेचा है। तो ये उनका एजेंडा था। अब मैंने कहा पाकिस्तान की जो हुकूमत है या पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट कह लें, जो भी इसको आप कह लें, कि जो लोग इस चाहते थे कि ये वहाँ तक ना पहुँचे, उन लोगों का असल में मसला ये था कि अमेरिका के अंदर वो जाकर ट्रंप के साथ
अपनी मर्जी के साथ चीज़ें साइन करके आए, मान कर भी आना तक कि पार्लियामेंट के अंदर भी बहस नहीं की गई। या तो इस मामले को पार्लियामेंट में छिड़ा जाता, या तो इस मामले के ऊपर पूरा फोरम ओपन छोड़ा जाता कि लोगों की बात सुनी जाती कि हमने इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। जब उन्होंने किसी से भी नहीं पूछा, अपनी मर्जी से सारा काम किया और यही शो करवाया होगा कि हम पर पूरे पाकिस्तानी कौम का एतमाद है, हमने जो फैसला कर दिया है वो कौम पूरी हमारे साथ खड़ी है। अब जब यहाँ से एक इतना बड़ा मार्च निकलता और जाकर अमेरिकन एम्बेसी के बाद बाहर खड़ा होता, तो वो ज़ाहिर पूरी रिपोर्ट ट्रंप साहब तक तो पहुँच रही थी कि जो आपके पास पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साइन करके गए हैं, उनकी तो आवाम ही उन पर एतमाद नहीं करती, वो तो हमारी एम्बेसी के बाद आके लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो ये शायद उनका बैड इंप्रेशन जाता। यही वजह लगती है कि उन्होंने कहा इस मार्च को रोका जाए, लेकिन इसका कोई और तरीकाकार भी हो सकता था। आखिरी 2 दिन तक साद रिजवी साहब ये ऐलान करते रहे, तकरीरें करते रहे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे साथ आके मुज़ाकरात करें, आप आके हमारे साथ बात करें। आप सिर्फ लाठी और वो पिस्तौल ही दिखाकर बात करना चाहते हैं, आप तो किसी की बात सुन ही नहीं रहे, क्योंकि उनके साथ शेलिंग शुरू से ही हो रही थी। जब वो यहाँ से निकले, मुरीद के तक पहुँचने तक उन पर शेलिंग होती रही, रास्ते रोके गए। उसके बावजूद वो कहते रहे कि आप हमारे साथ जो है वो पुरअमन तरीके से आए, बैठे, मुज़ाकरात करें, हमारी बात सुन लें। मेरा ख्याल अगर हुकूमती जो वफद है वो जाकर उनके साथ मुलाकात करता, बैठता, मुज़ाकरात करता, तो वो शायद इस बात पे मान जाते कि हम अमेरिकन एम्बेसी के बाहर नहीं जाते, हम किसी और जगह चले जाएंगे, हम पुरअमन तरीके से इस एहतजाज को ख़त्म भी कर देते हैं। और ये भी कुछ आकर उनको जवाब देते कि हमने ये चीज़ें गज़ा के हवाले से मंजूर करवाई हैं या हम ये चाहते थे। लेकिन उन्होंने बात करने की बजाय उनको वहाँ से निकाला गया। पहले जब वो लोग वहाँ से निकले हैं मरकज़ से, तो वो फिर चलते चलते जीटी रोड तक आए हैं, फिर वो मुरीद के तक पहुँच गए। और यहाँ तक भी सोशल मीडिया पर खबरें चलती रहीं, तरीके लबैक के जो कारकुनान हैं वो यहाँ तक भी लिखते रहे कि हम जब कुछ रास्ता पिछला छोड़ के आगे गुजरते थे तो पीछे से रास्ता बंद कर दिया जाता था, आगे का रास्ता खुला है, पीछे से बंद है कि हम वापस भी ना जा सकें। मतलब कुछ इस सारे मंजर को देखते लगता है कि ये कुछ प्री प्लान था कि इनको निकाल लें, इनको कहीं बाहर लेकर जाएं और ये कुछ पुरतशद्दुद हो जाए। पीछे से साद रिजवी साहब की फैमिली को उठाया जाता है, उनकी बीवी को, उनके बच्चों को, उनकी जो बहनें हैं उनकी फैमिली को उठा लिया जाता है ताकि तशद्दुद बढ़े और ये लोग कुछ इश्तियाल अंगेज़ी करें। जो इस पूरे मंजर को पीछे से देख कर अगर हम देखें दूर बैठे तो यही लगता है कि शायद उनको ज़बरदस्ती निकाला भी गया, उन पर प्रेशर डाला गया कि वो निकले। जब निकले तो फिर उनको इश्तियाल दिलाने की भी पूरी कोशिश की गई। मस्जिद रहमतुल्लाह अलैहिन पे दोबारा हमला किया गया, उनके जो सरबराहान थे, जो उनके कायदीन, उनके घरों को भी तबाह करने के वाले से, घरों को तोड़ने के वाले से वीडियोज़ भी सामने आई, खबरें सामने आई। तो ये सब कुछ किया गया जब वो यहाँ से निकल चुके थे, पीछे से सब कुछ किया गया ताकि वो मार्च के अंदर कुछ इश्तियाल अंगेज़ी करें, ताकि उनके ऊपर जो हमने क्रैकडाउन करना है वो ऑफिशियली हो जाए और लीगली हम इनको जवाब दे सके, इनके खिलाफ ऑपरेशन कर सके। लेकिन मेरा ख्याल है कोई इस कदर बड़ा रिएक्शन तरीके लबैक की तरफ से नहीं आया। इस सब के बावजूद कारकुनान खामोश रहे और चलते रहे, मुरीद के तक पहुंच गए। फिर नाज़रीन मुरीद के तक जब पहुंचते हैं तो फिर रात को 2-3 बजे जो मंजरनामा हुआ, वहाँ पर लोगों को शहीद किया गया, एक बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया। वहाँ पर जो मौजूद तरीके लबैक के लोग थे, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, उसको अगर हम देखें तो उसके मुताबिक जो अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब, उन्होंने 180 लोगों का ट्वीट किया कि 180 लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं और बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो लोगों के ऊपर चढ़ा दी गई हैं, लाशों के ऊपर भी। लेकिन पुलिस के जराये के मुताबिक अभी तक उनके मुताबिक 4 या 5 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और एक SHO जो पुलिस की जानिब से वो शहीद हुए हैं। तो ये नाज़रीन अभी तक की तमाम अपडेट्स हैं। तो इस जब वहाँ पर सारी फायरिंग की गई, फायरिंग करने के बाद जब वो वीडियो हमारे सामने आती है कि साद रिजवी साहब अचानक बेहोश हो जाते हैं, जो आपको मैंने स्टार्ट में भी बताया कि वो उनको गोली लगी या वो वैसे बेहोश हो गए, इसके अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो उसके बाद जब उनको नाज़रीन वो बेहोश होते हैं, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है उस चीज़ की, लेकिन उसके बाद का कोई किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। लेकिन अभी तक की सोशल मीडिया पर चलती हुई खबरों को देखें या कुछ इतलात को अगर हम उसके हवाले से कुछ तजिया करें कि साद रिजवी साहब इस वक्त कहाँ पर होंगे, तो अगर हम ये देखें तो हुकूमती मशीनरी जो है वो एक तरफ कह रही है कि हमने उनको ट्रेस कर लिया है या हम उनको ट्रेस करने के पीछे पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम उनको पकड़ ही लेंगे। यानी कि उनको पता है कि वो कहीं महफूज मकाम पर हैं और कहीं छुपे हुए हैं, ये हुकूमत को भी पता है। और इतलात को देखते हुए हम भी ये खबर दे सकते हैं कि शायद वो किसी महफूज मकाम पर रूपोश हैं, छुपे हुए हैं। तो और हुकूमत उनको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस टाइम तक वो महफूज है और सेहतयाब भी हैं और ठीक भी हैं। उनको गोली लगी है, ज़ख्मी होंगे, लेकिन वो इस वक्त ठीक और ज़िंदा है।